वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हमारे साथ मज़हर इकबाल साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और इनकी बहुत सारी बीट को ये कवर कर रहे हैं, बड़ी ग्रिप रखते हैं, ख़ासकर जब जहाँ हम वजारत ख़ारजा में खड़े हैं। यहाँ पे आज उन्होंने एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो उठाया है कि जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है, इससे पहले भी मिनिस्टर आते रहे हैं, कश्मीर के ऊपर बात हुई है, आपने क्वेश्चन रेज किया है, लेकिन कोई खातर खा जवाब। सरदार साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सरदारी साहब ने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कही बात कि मैंने सेक्रेटरी जनरल OIC को कश्मीर में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं उनके बारे में ब्रीफिंग दी, और इसके जवाब इस तनाजुर में मैंने उनसे पूछा कि मैं ये समझता हूँ एज ए सहाफ़ी कि सेक्रेटरी जनरल की हैसियत में आपको सब पता है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की कौन सी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इज़्ज़त माब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वो कौन सी इंफॉर्मेशन नई आपको प्रोवाइड की है जो आपके इल्म में नहीं थी। एक पार्ट मेरा ये था। दूसरा, मैंने उनसे ये अर्ज़ किया कि आपने ये कहा कि पिछले 40 साल से OIC मसला कश्मीर के हवाले से जो सपोर्ट कर रही है कश्मीरियों को या पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रही है, तो क्या आप ये बताना पसंद फरमाएंगे कि इस 40 साल सपोर्ट का आउटकम क्या है, नतीजा क्या है, कश्मीरियों की ज़िंदगी पे इसके क्या मस्बत असरात हुए हैं। तो इसमें वही रवायती सी बात की है सेक्रेटरी जनरल साहब ने, और उन्होंने कहा जी कि ये एक दिन का काम नहीं है, हम मुसलसल जो है वो कोशिश कर रहे हैं और हम राब्ते में हैं, इस तरह की बातें हैं। और सरदार साहब, मैं यहाँ पे ये आपके सुनने और देखने वालों को बताना चाहूँगा, यही एक होम्योपैथिक सी पॉलिसी है, यही एक गोल मोल सी पॉलिसी है OIC की, जिसकी वजह से अब ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बहुत से इस्लामी ममालिक में OIC को लोग कहते हैं OIC। यानी ये वो अफसोस वाले कलिमात हैं जो आप अदा कर रहे हैं। जो साबिक वज़ीर आज़म है उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा कि कश्मीर का सौदा नामंजूर, और असम्बलियों के अंदर उन्होंने वॉकआउट किया, नारेबाजी की, एहतजाज किया, जो आज की PDM है। तो आज हम बजा तौर पे उनसे पूछना चाह रहे हैं कि यार ये बताएं कि कश्मीर का सौदा उन्होंने किया था, आपने वापस लिया है कि नहीं लिया? देखिए, ये एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्ट में आपने सवाल किया है। मैं इसका मुख्तसर सा जवाब दे दूं कि इमरान खान साहब के मुखालिफिन ये कहते हैं कि उन्होंने कश्मीर का सौदा किया, वो उनको यहूदी एजेंट भी कहते हैं। लेकिन अगर हम एक लाइन में इसका जवाब दें तो वो ये है कि कश्मीर का केस जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान साहब ने पेश किया, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर या इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी शायद उस तरह से पेश नहीं कर सके। और रह गई बात इस्लामोफोबिया की, तो जिस तरह से इमरान खान साहब ने दुनिया को बताया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से जब आप तौहीन अमेज़ हरकत करते हैं तो हमारे दिल को कितनी तकलीफ़ पहुँचती है। और आपने देखा कि यही शायद वो तकरीर थी जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने एक दिन, साल का एक दिन जो है वो मनाने का ऐलान किया है। आपने कश्मीर की जब बात की है तो मैं यहाँ पे ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर तो कश्मीर को बेच दिया है, तो अभी रिसेंटली कल की बात है, इधर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस हुए हैं जी, बलदियाती इलेक्शंस हुए हैं, तो रिज़ल्ट क्या है आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, जो है वो टॉप पे है। तो क्या वो लोग जो कि ये समझते हैं इमरान खान साहब ने कश्मीर बेच दिया, कश्मीर का सौदा कर दिया, वो लोग ज़्यादा मोतबर हैं या वो लोग जो कि डायरेक्ट इस मसले से वाबस्ता हैं, कश्मीरी, चाहे इस तरफ का कश्मीरी हो चाहे उस तरफ का कश्मीरी हो, वो डायरेक्ट इस मसले से इफ़ेक्टेड है, इससे वाबस्ता है वो, तो उसने तो फैसला दे दिया। और मकबूजा कश्मीर में भी आप जाके देखें, लोगों ने इमरान खान की तस्वीरें अपने घरों पे लगाई हुई हैं, इमरान खान की तस्वीर पाकिस्तान अपना मकबूजा कश्मीर में दुकानों पे लगाई हुई है, और वो इमरान खान को अपना हीरो समझते हैं। आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में गए हैं, वहाँ के जो वज़ीर आज़म है आज़ाद जम्मू कश्मीर के सरदार तनवीर इलियास, उनके साथ उनका मिसबिहेव हुआ है और वहाँ पे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है कि वहाँ पे उनको। अब मुझे ये बताएं कि चूँकि हमारा ये भी एक बड़ा बैड डैमेज जाता है, बड़ा बुरा तासर जाता है कि जब आप आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को आप वहाँ पे जा रहे हैं और उनको इन्वाइट नहीं कर रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पे, उसमें अपना मदऊ नहीं है वो, तो हमारा क्या मैसेज जाता है इंडिया जैसे ममालिक को या और ममालिक को जो हमारे पड़ोस पे रह रहे हैं और हमारे दुश्मन भी हैं कि यार वो उन लोगों का तो आपस में अंडरस्टैंड नहीं है, तो ये क्या पॉलिसी है सर? देखिए, यहाँ पे मेरा टेक ये है कि देखिए, मकबूजा कश्मीर की जो क़यादत है, ओरिजिनल क़यादत है, APIC है या जो रियल क़यादत है, उसके साथ जब भारत का नारवा सलूक होता है, उनके साथ जुल्म ज़्यादती होती है, उनको बात नहीं करनी दी जाती, तो मैं और आप यहाँ फ़ॉरेन ऑफिस समेत
पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एहतजाज करते हैं भारत के ख़िलाफ़। अब आप जब अपना आज़ाद कश्मीर के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ इस तरह का रवैया रखेंगे कि उनको इनवाइट नहीं करेंगे, उनको बोलने नहीं देंगे, और फिर जब वो बोलेंगे तो आप उनका जो बिज़नेस है वो बंद कर देंगे, यहाँ सेंटोरस मॉल जो उनका एक बहुत बड़ा प्लाजा है उसको सील कर देंगे विद इन नो टाइम, उसी दिन, तो मुझे ये बताएं कि भारत को क्या पैगाम जाएगा, दुनिया को क्या पैगाम जाएगा? लोग ये समझेंगे, इस बात से शायद मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन लोग ये समझने में हक बजानिब होंगे कि जिस तरह से भारतीय क़यादत मकबूजा कश्मीर की क़यादत को, रियल क़यादत की बात मैं कर रहा हूँ, कश्मीरी क़यादत को नेगेट कर रही है, उनकी आवाज़ को दबा रही है, पाकिस्तान में भी इससे मुख्तलिफ हालात नहीं हैं। और ये जो ये समझना दुनिया में या भारत में, मैं समझता हूँ मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के केस को कमज़ोर करेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब से वज़ीर ख़ारजा का उन्होंने ओथ लिया, उसके बाद उन्होंने मुतअद्दिद दौरे बैरून ममालिक के किए, और उन दौरों से हमने पिछली दफ़ा भी एक क्वेश्चन रेज़ किया था, आपने भी पूछा था, हमने भी, कि यार जो आपने जो दौरे किए उससे हासिल उसूल किया हुआ है। आप ज़रा दोनों, एक दूसरा इसका पार्ट ये है कि जो OIC और दीगर हमारी इस्लामी तंजीमें, ये बड़ा प्लेटफार्म है, और दीगर जो हमारी इस्लामी ममालिक हैं या हम जो कैंपेन चला रहे हैं, जिस तरह आपने होम्योपैथिक की बात की, कि आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरों से और OIC की यहाँ पे जो दोनों कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उनमें कोई आप डिफरेंस भी देख रहे हैं, या बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कोई आउटस्टैंडिंग पॉलिसियाँ की हैं, या हमारी जो पहले वाली जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी कामयाब नहीं थी, या ये कामयाब है या वो कामयाब थी? ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर दें। सरदार साहब देखें, आज की जो फॉरेन पॉलिसी है किसी भी मुल्क की, वो ट्रेड ओरिएंटेड होती है, वो इक़्तिसादी पॉलिसी से जुड़ी हुई होती है। अगर बिलावल, मैं ये नहीं कहता कि बिलावल नाकाम है, मैं ये नहीं कहता कि बिलावल कामयाब है, मैं फ़ैसला आपके सुनने वालों, देखने वालों पे छोड़ता हूँ। अगर बिलावल भुट्टो साहब की जो पॉलिसी है वो कोई डिफरेंस क्रिएट कर रही होती तो आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब ना होता। आज अगर पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने की खुदा न खास्ता बातें हो रही हैं, कभी कहा जाता है 95% चांस हो गया डिफ़ॉल्ट होने का, कभी 99% भी कहा गया, तो इसका मतलब ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दुनिया को अट्रैक्ट नहीं कर सके टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, टू एड फॉर पाकिस्तान, टू ट्रेड विद पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इसको अट्रैक्ट नहीं कर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसी पॉलिसी बनाई, यानी ज़रदारी खतरों का खिलाड़ी, जिसके मतलब अब ज़बान ज़द आम भी ये चीज़ है कि पीपल्स पार्टी ने, ज़रदारी ने गेम करके नून लीग को इंतज़ामी मामलात में डाला और उनकी जो नैया थी वो डुबोई और अपने आप को उससे दूर रखा, और पब्लिक जो परसेप्शन है वो भी आज यही है कि ये पॉलिसियाँ सारी नून लीग की हैं, है तो सारे PDM है। ये देखें, ये अब पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया, फॉरेन ऑफिस में बैठ के नहीं ज़रा ये उस पर क्योंकि बिलावल से रेलेवेंट है बात कर रहे हैं। मैंने एक दफ़ा चौधरी शुजात हुसैन साहब से और चौधरी परवेज़ लाई साहब से पूछा था कि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो चौधरी ज़ोहर लाई साहब के कत्ल के हवाले से इसका तारुफ है, मुबैना तौर पे चौधरी ज़ोहर लाई साहब को कत्ल करने में मुलव्वस है, तो आप जाके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ। तो बड़ा ही खूबसूरत जवाब उन्होंने दिया था मुझे, और वो मैं उसके बाद कायल हो गया कि चौधरी और कुछ है या नहीं है, पॉलिटिशियन है और जट अपना बदला नहीं छोड़ता। उन्होंने मुझे कहा था कि हमने पीपल्स पार्टी की डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप कबूल नहीं की है, जिस बंदे ने पीपल्स पार्टी को ख़त्म किया, जिस बंदे ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम को सिंध में भी ख़त्म कर दिया, हम उसके जाके बने हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो आज अगर आप बात ये करते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी ने क्या किया क्या नहीं किया, देखें ये वही शहबाज शरीफ थे ना जो कहते थे मैं उनको घसीटूंगा लाड़काना की गलियों में, सड़कों पे घसीटूंगा। आज वही जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो ज़रदारी साहब से पूछे बगैर शायद वॉशरूम भी नहीं जाते। तो मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल गिमिक्स हैं उसमें तो आसिफ अली ज़रदारी का शायद कोई जवाब नहीं है। देखिए, पब्लिक को वो अट्रैक्ट कर सकें या ना कर सकें, अपने मुखालफीन को उन्होंने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। मरियम को उन्होंने बुला के, आप इस पे क्या कहेंगे कि लाड़काना में उन्होंने नारे लगवा दिए, जो कल तक नून लीग वाले ये कहते थे कि यार ये इमरान और ज़रदारी भाई भाई, और वहाँ पे जाके लाड़काना के अंदर उन्होंने जाके नारे लगा लिए कि जियो भुट्टो। तो क्या कहेंगे इस पे सर? सर देखिए, ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सोचना चाहिए, और आज अगर सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल लॉस किसी पार्टी का हुआ है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अब देखिए क्या अजीबोगरीब लतीफ़ा है कि 7 के 8 सीटें हैं पंजाब असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने पंजाब में डेरे लगा लिए एंड ही इज़ गोइंग टू चेंज दी पंजाब गवर्नमेंट।
यानी कि नून लीग जो है वो इस पोजीशन में नहीं रह गई कि फेस कर सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में, तो इसीलिए उनको आसिफ अली जरदारी साहब का कंधा इस्तेमाल करना पड़ा। तो आसिफ अली जरदारी साहब टारगेट ओरिएंटेड शॉट खेल रहे हैं और उनको पता है कि पंजाब में उनके लिए कुछ नहीं है। वो जितना मर्जी जोर लगा लें पंजाब से वो इलेक्शन नहीं जीत सकते, बल्कि पंजाब में उनकी एग्जिस्टेंस भी मुश्किल है। उसके बावजूद उन्होंने एक काम किया कि वो नवाज शरीफ जो बेनज़ीर भुट्टो की गंदी तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकवाया करते थे, आज वही नवाज शरीफ और उनका भाई शहबाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज, वो सारे के सारे अपना सियासी मुर्शद मान बैठे हैं। तो मुल्की सियासत में देखा जाए तो यह आसिफ अली जरदारी की कामयाबी है। मुल्की सियासत में भी सियासत के एक से ज़्यादा पहलू हैं। एक तो ये जो विद इन द पार्टीज़ पॉलिटिक्स है उसको तो जीत लिया है आसिफ अली जरदारी ने, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो अवाम के दिलों में घर करना है। मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब उसमें कामयाब नहीं हुए। अच्छा सर, वाइंड अप करते हैं गुफ्तगू को। ये बताएं कि चूँकि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च और सारा कुछ चलाया, तो आप समझ सकते हैं, आपका कोई एनालिसिस है कि इलेक्शन का कोई मोमेंटम बनता नज़र आ रहा है, या इसी तरह ये जो PDM चल रही है इसी के ऊपर गुजारा चलाया जाएगा? सर देखें, इलेक्शन बेयकीनी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं वसूख से नहीं कह सकता कि इलेक्शन कब होने जा रहे हैं और कब नहीं होने जा रहे, लेकिन जो इतलात मेरे पास आ रही हैं, ईवान सदर में जो मुलाकातें इसहाक डार साहब की हुई हैं, वो मार्च अप्रैल मई के करीब इलेक्शन हो रहे हैं। फ़र्ज़ करें अगर इलेक्शन का बरस वक्त नहीं होते तो फिर आपको इससे भी ज़्यादा मुश्किल तरीन जो सूरत हाल है इक़्तिसादी तौर पर, उसका सामना करना पड़ेगा। जी नाज़रीन इकराम, हमारे साथ मज़हर इकबाल साहब मौजूद थे, आपने उनका तज़किया सुना, आप खुद अच्छे जज हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं।